हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 18 डिस्कस करने जा रहा हूँ। Section 18 of BSA Act talks about statements made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in disputes are admission. Section 18 along with Section 17 forms exception to the general rule that admissions by strangers to a suit are not relevant. Under Section 18, statements made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute can be proved against such person. अब देखो सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंजर्स जो है वो सूट का उसके जो भी फैक्ट्स होते हैं या फिर स्टेटमेंट होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होता है। बट सेक्शन 18 में कहा जा रहा है कि जो भी स्ट्रेंजर है टू द सूट और जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, अगर पार्टी ने वो स्ट्रेंजर को रेफर किया हुआ है तो वहां पे उसके स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए ने हॉर्स बेचने की बात की हुई है। ए wanted to sell a horse to B. Now B wants to check the soundness of the horse. बी को जानना है कि क्या वो घोड़ा साउंड माइंड का है कि नहीं। अगर ए कहता है कि जाओ सी से जाके पूछ लो, उसको ज्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पे देखो सी स्ट्रेंजर टू द सूट, बट क्योंकि ए ने यहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है सी का, तो सी यहाँ पे जो भी फैक्ट बताता है बी को वो एडमिट किया जाएगा इन द कोर्ट। अगर यहाँ पे सी बी को कहता है कि हाँ हॉर्स साउंड माइंड का है, तो उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है। Where the parties refer expressly to a third person for information or an opinion regarding their dispute, the statement made by the third person, who may be called as a referee, are admissible. तो कोई भी अगर केस हो, अगर आपने थर्ड पर्सन को रेफर करने के लिए कहा हुआ है, तो उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एडमिट कर दिए जाएंगे। According to Section 18, there are three parties concerned with the dispute: the party who refers the matter, secondly, the opposite party, and the party to whom the reference is made for information. तो सेक्शन 18 में तीन पार्टीज होंगे जिसके स्टेटमेंट को एडमिट किया जा सकता है। पहला तो पार्टी खुद जो बयान कर रहा है, दूसरा सामने वाली पार्टी ऑपोजिट पार्टी, और तीसरा जो पहला व्यक्ति उसको रेफरेंस के लिए बोल रहा है, जिसको रिफर किया जा रहा है, वो तीनों पर्सन के स्टेटमेंट सेक्शन 18 में एडमिट किए जाएंगे। The principle underlying in section 18 applies to criminal cases also. तो सेक्शन 18 सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में अप्लाई होते हैं। In R versus Mallory, it was held that where the accused told a constable that his wife would make out a list of the properties, and when subsequently a list was made out by her, it would be evidence against her husband. तो देखो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई हो रहा है। अगर हस्बैंड बोल रहा है कि मेरी वाइफ ये प्रॉपर्टी का लिस्ट बना के आपको फॉरवर्ड कर देगी, तो अगर वो प्रॉपर्टी का लिस्ट प्रिपेयर वाइफ ने किया हुआ है, तो यहाँ पे वाइफ का स्टेटमेंट या फिर वो लिस्ट एडमिट किया जा सकता है बाय द कोर्ट। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 18 आर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, when a party to a suit has expressly referred to a certain person for information in reference to a matter in dispute, a statement made by such person would be relevant as against such party. तो यहाँ पे जो दो पार्टी टू द सूट्स है, एक जो कंप्लेन कर रहे हैं और एक ऑपोजिट पार्टी, या फिर सिविल में जो दो पार्टीज जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है, अगर उनमें से किसी ने एक्सप्रेसली मतलब लिख के या बोल के किसी थर्ड पर्सन को रेफर किया हुआ है, तो ही वो थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। आज ए बी को हॉर्स सेल करना चाह रहा है, अगर ए यहाँ पे सी का रेफरेंस ही नहीं कर रहा है, तो सी का जो भी स्टेटमेंट है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। बट अगर ए बी से कहता है कि ये हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है या नहीं, वो सी से जाके पूछो, तो यहाँ पे वो रिफर कर रहा है बी को कि तुम सी से जाके पूछो, तो सी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो एडमिट होगा। तो दोनों में से कोई भी पार्टीज अगर रेफरेंस दे रहा है टू द थर्ड पर्सन, तो ही उसका स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिट किया जाएगा।
Secondly, the matter must have been referred for information by the party against whom admission has to be proved. तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो डिस्प्यूटेड पार्टीज के फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. आज ए ने बी को कहा कि जो हॉर्स वो सेल करना चाह रहा है वो साउंड माइंड का है कि नहीं, जाके सी से पूछ लो. तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड मैटर से ही रेफरेंस सी से किया जा रहा है. तो सी हॉर्स से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट दे रहा है वो यहाँ पे एडमिट कर लिया जाएगा. द रेफरेंस मस्ट हैव बीन मेड ऑफ अ मैटर विच इज एन इश्यू. तो जो इश्यू फैक्ट है या स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट थर्ड पार्टी दे रहा है उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया जाएगा. फोर्थली, नो रेफरेंस कैन बी मेड ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो देखो जब भी रेफरेंस दिया जाता है वो फैक्ट से दिया जाता है, जैसे कि हॉर्स साउंड माइंड का है कि नहीं, उसकी हाइट क्या है, तो ये सारे फैक्ट से रिलेटेड है. तो कोई भी पर्सन जो भी सूट के पार्टीज है वो लॉ पॉइंट पे किसी को रेफरेंस के लिए नहीं भेज सकते. तो हमेशा जो एडमिट किया जाता है स्टेटमेंट वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, लॉ पॉइंट से नहीं. Fifthly, the reference must not have been revoked before the making of admission. उसका मतलब जब भी किसी पार्टीज को रिफर करने के लिए दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या रिवोक हो जाता है बिफोर द मेकिंग ऑफ द एडमिशन तो फिर उसके स्टेटमेंट को भी एडमिट नहीं किया जाएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअंस में है, वैलिड है, तब जाके थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज नेसेसरी. आज दो पार्टीज का एग्रीमेंट हुआ है तभी जाके थर्ड पार्टी का रेफरेंस यहाँ पे एडमिट किया जाएगा. अगर दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी जो भी रेफरेंस है या स्टेटमेंट है उसका एडमिशन या फिर उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो उसका आप रेमेडीज कैसे अवेल करोगे. थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत क्या है जब आपके बीच एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है. तो दो पार्टीज जिसके बीच डिस्प्यूट है उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है, तब भी जाके थर्ड पार्टी जो रेफरेंस किया गया था उसका स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिट किया जाएगा. नेक्स्ट, where there was an agreement between the parties to abide by the statement of the reference and when the referee gave his statement to the court it was held that it was binding on the parties. आज ए ने बी को कहा कि तुम सी से जाके रिफर कर लो रिलेटिंग टू द साउंडनेस ऑफ द हॉर्स, और अगर सी ने कहा कि हाँ घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो दोनों पार्टीज को अप्लाई कर रहा है. इट विल अप्लाई ऑन ए एज वेल एज ऑन बी ऑल्सो. एंड अ पार्टी में रिसाइल फ्रॉम द एग्रीमेंट बिफोर द रेफरी मेक्स हिज स्टेटमेंट. तो यहाँ पे बी अगर सी से पूछने के लिए जा रहा है फॉर द साउंडनेस ऑफ द हॉर्स, उससे पहले वो चाहे तो एग्रीमेंट को रिसाइड मतलब कैंसिल कर सकता है. तो जब एग्रीमेंट होगा तभी जाके वो थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट रिफर किया जाएगा कोर्ट में. बट एग्रीमेंट से पहले ही अगर बी वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता है तो सी का स्टेटमेंट जो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन बी. Illustration, the question is whether a horse sold by A to B is of sound mind. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C's statement is an admission. तो देखो यहाँ पे दो पार्टीज थे A और B. A ने रिफर किया B को कि तुम C से पूछ के आओ ये फैक्ट से रिलेटेड, क्योंकि C को ज्यादा नॉलेज है. तो देखो दोनों में से कोई भी एक पार्टी को रेफरेंस करना है और वो रेफरेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. यहाँ पे हॉर्स से रिलेटेड है, तब जाके सी के जितने भी स्टेटमेंट होंगे हॉर्स से रिलेटेड वो एडमिट कर लिए जाएंगे. इन डैनियल वर्सेस पिट द क्वेश्चन वाज वेदर ए डिलीवर्ड गुड्स टू बी. B had said if the carman says that he delivered the goods to him, he would pay for them. In the suit between A and B, the statement of carman, who was by then dead, was sought to be proved through a witness on behalf of A that he did say that he delivered the goods to B. It was received as a relevant admission against B. आज A ने B को सामान पहुंचाया है कि नहीं. अब यहाँ पे A कहता है कि अगर पोस्टमैन ने डिलीवरी कर दी है तो सामान पहुंच गया होगा बी तक. अब यहाँ पे पोस्टमैन की डेथ हो गई है, बट पोस्टमैन के साथ जो काम करते थे अदर वर्कर्स थे या उसके कलीग थे, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ उस दिन वो पोस्टमैन ने वो सामान डिलीवर कर दिया था.
तो यहाँ पे जो डिलीवरी का स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट है और उसको एडमिट किया जाएगा अगेंस्ट बी। Admissibility of self-serving admission. In course of judicial proceeding, several admissions or self-regarding statement are made by the parties as to the suits. The admission or self-regarding statements are of two kinds. First, self-serving statement. Self-serving statements or agreements are those which serve, promote or advance the interest of the person who makes them and they are not allowed to be proved except in अदर केसेस। हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो कौन कौन से केसेस में। अब देखो सेल्फ सर्विंग मतलब क्या है कि आपके स्टेटमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है, सर्व कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आज मैं बोल रहा हूं दैट मैंने सामान पहुंचा दिया है, अगर उससे रिलेटेड मैं कोई फैक्ट बताता हूं, कोई बिल्स प्रोड्यूस कर रहा हूं कि देखो मैंने तो पोस्ट ऑफिस में दे दिया था, ये रहा उसका रिसिप्ट, तो वो रिसिप्ट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, मतलब वो मुझे हेल्प कर रहा है मेरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में। दूसरा क्या है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आर दोज विच हार्म और प्रिजुडाइज और इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम एंड दे आर रेलेवेंट। सेल्फ हार्मिंग मतलब मैं खुद को ही फंसा रहा हूं अपने स्टेटमेंट में, मतलब मैं खुद के ही स्टेटमेंट को बायस या फिर रेलेवेंट के लिए यहाँ पे अनप्रूव कर रहा हूं। आज मैं बोल रहा था कि खून होते वक्त मैं वहां पे मौजूद नहीं था, बट यहाँ पे मेरे फैक्ट्स बता रहे हैं कि उस वक्त तो मैं वहीं पे था, कैमरा में पकड़ा गया कि मैं वहीं पे था। या फिर मैं अगले स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ मैं वहां पे तो था बट मैंने कुछ देखा नहीं था, या फिर मैं एडमिट भी कर रहा हूँ कि हाँ मैं उस वक्त मैंने ही मर्डर किया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, मैं दूसरों के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। आज मेरे पर अगर मर्डर का एलिगेशन लगा हुआ है और कोई बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया हुआ है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेल्फ हार्मिंग हो गया, मतलब मैं सामने वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं और खुद को हार्म पहुंचा रहा हूं, उसको सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 18 ऑफ बीएसए एक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।